ऑफ कोर्स महमूद ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी जान पाए कि एसआईबी के पास इतनी बड़ी वेल्थ है। यहां तक कि 6 परिवारों को भी लगता था कि प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन केवल एक नॉर्मल माइन है। नॉर्दर्न आई सिटी के साथ डिस्कस जारी रखो, कीमत को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करो, महमूद ने अपने सेक्रेटरी से कहा। भले ही उसके पास पैसे थे, वो डेफिनेटली उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। वे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स फ्यूचर में बहुत काम आने वाले थे। जब तक ये आखिरी सॉल्यूशन ना हो, महमूद सिंगल ओर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था। जी हां, डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। महमूद ने महिम सिटी से आई इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट उठाई और कुछ देर तक पढ़ी। वो अचानक ही भौहें चढ़ाते हुए बोला, यहां तक कि विक्रांत भी आशु को शेरगिल परिवार से वापस नहीं ला सका, तो मुझे किसे भेजना चाहिए। कुछ देर तक सोचने के बाद भी महमूद को कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। महिम सिटी के अनक्राउन किंग शेरगिल परिवार से किसी को लाना और भी मुश्किल था। उसने इमेजिन किया था कि विक्रांत इस मैटर को रिजॉल्व कर सकेगा, लेकिन विक्रांत फेल हो गया था। चलो इसे फिर से केयरफुली सोचते हैं। महमूद का हार मानने का कोई इंटेंशन नहीं था। हालांकि विक्रांत नाकाम हो चुका था, युगराल का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था। 6 परिवारों ने उसे एक ऑर्डर दिया था जिसे ओबे करना जरूरी था। इसलिए उसे इस मैटर को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना था, चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि अगर वो गिव अप करने को तैयार हो तो 6 परिवार नहीं छोड़ेंगे। आंसू एक हिल पीक पर स्लम्प्ड था और वो दूर मौजूद वैली को अपनी दूरबीन से ऑब्जर्व कर रहा था। वो वैली वही किस्सों कहानियों वाली डोंट क्राई वैली थी। बाहर से इसका एंट्रेंस ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद 3 से 4 ट्रकों के गुजरने के लिए इनफ था। वहां चेक पॉइंट्स और पेट्रोलिंग की अरेंजमेंट थी। हालांकि ये ज्यादा जरूरी नहीं थे, क्योंकि पेट्रोलिंग केवल कुछ ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर्स ही कर रहे थे जो केवल लेजेंडरी स्टेज पर थे। उसके लिए डोंट क्राई वैली में घुसना मुश्किल नहीं होगा। इनफैक्ट कई लोग पहले वहां भागकर गए रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग जिंदा वापस लौटे थे। ब्यूरो ने क्लियरली बाहर के डिफेंस पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन शायद उनका कोर डिफेंस था, इसलिए 4 सेंसर्स में से एक अर्जुन शायद वहीं तैनात था। आशु अर्जुन से ज्यादा फेमिलियर नहीं था, लेकिन जो जानकारी जीवन ने उसे दी थी उसमें इस इंसान की डिटेल मेंशन थी। वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था। 4 सेंसर्स में से सबसे लो, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, सिवाय इसके कि वो सेबर में माहिर था। हालांकि क्योंकि महमूद ने उसे इतनी इंपॉर्टेंट प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन सौंपी हुई थी, इससे यह पता चलता था कि ये इंसान ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं था। ड्रोन कभी कभी उड़ते हुए गुजर रहे थे, इसीलिए आशु को शैडोज में छिपकर डोंट क्राई वैली की सिचुएशन पर नजर रखनी पड़ी। ये डिस्टेंस अब भी बहुत ज्यादा है। मैं नहीं देख पा रहा कि वहां छोटा हथेली का निशान है या नहीं। मुझे करीब जाना होगा। आशु ने एक पल के लिए सोचा और ट्रुथ लिसनर को बुलाया। वो पीक पर मौजूद घास में छिप गया और उसे देखने दिया। ट्रुथ लिसनर केवल उंगली के साइज का था, एक अपेक्षाकृत छोटा टारगेट जिसे एवरेज पर्सन नहीं देख सकता था। ऑर्डिनरी रडार भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता था। ट्रुथ लिसनर ने जल्दी से घास और जंगलों में दौड़ते हुए वैली के एंट्रेंस को अप्रोच किया। आशु का ऑर्डर था कि वो छोटा हथेली का निशान ढूंढे। ट्रुथ लिसनर चेक पॉइंट के पास नहीं गया। घास की आड़ में उसने वैली के एंट्रेंस के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाया। अगर मैं छोटा हथेली का निशान नहीं ढूंढ पा रहा तो मुझे खुद अंदर जाकर कोशिश करनी होगी। ठीक तभी जब आशु सोच रहा था कि उसे कैसे अंदर जाना चाहिए कि उसका रहस्यमय फोन वाइब्रेट हुआ। उसने बाहर निकालकर देखा तो उसने गेम में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते देखी। मिथिकल क्रिएचर ट्रू ब्लड ड्रैगन मारा गया, डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है, ट्रू ब्लड डीमन ड्रैगन। वो क्या होता है? आशु पहले तो एक पल के लिए चौंका, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है तो वो तुरंत खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना फोन कसकर पकड़ा और सहारनपुर बैटलफील्ड फुल डेंजन में एंटर हुआ और ब्लड के रंग के अवतार को अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ दौड़ने के लिए कंट्रोल किया। जो क्रिस्टल काले ड्रैगन से ड्रॉप हुआ है, वो क्या बाकी काले ड्रैगन निगल नहीं जाएंगे? यही सोचकर आशु थोड़ा परेशान था, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि ये एक गेम है, रियलिटी नहीं। काले ड्रैगन्स के इतने इंटेलिजेंट होने के चांसेस नहीं थे।
वो अंडरग्राउंड समुद्र के पास दौड़ा और उसमें कूद गया। जल्द ही उसने 8 काले ड्रैगन को वाइन और वैगन खींचते हुए देखा, लेकिन अब उनमें से एक गायब था। काले ड्रैगन की मौत कहां हुई होगी? आशु को हल्का सिर दर्द हुआ, लेकिन चांसेस थे कि वो पास ही मरा होगा। आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को मरने नहीं दिया। अगर वो मरता तो जो कुछ भी ड्रॉप हुआ था वो चला जाता। आंसू ने ब्लड के रंग के अवतार को पलटकर 8 काले ड्रैगन को पानी के सरफेस से बाहर खींचने का ऑर्डर दिया। फिर उसने उन्हें शरारत से पीछा कराया और उन्हें कोस्ट के पास एक जगह ले आया। तभी उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर उन्हें धोखा दिया और दूसरे डायरेक्शन से वापस घूम कर आया। जब आंसू उस जगह पर वापस लौटा जहां उसने 8 ड्रैगन का सामना किया था, तो उसने ज्यादा समय नहीं लगाया और उसने समुद्र के बॉटम पर एक ट्रीजर ग्लो देखा। वो उसमें डुबकी लगाकर नीचे गया और वहां एक पर्ल देखी जो एक ड्रैगन पर्ल जैसी लग रही थी। पर्ल के अंदर एक काले ड्रैगन की शैडो थी। जाहिर है ये एक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। आशु के पास प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को ध्यान से देखने का वक्त नहीं था। उसने पहले ब्लड के रंग के अवतार को अंडरग्राउंड समुद्र से बाहर जाने के लिए कंट्रोल किया ताकि वो 8 ड्रैगन से पीछा किए जाने से बच सके। अब सियासत जब उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी नहीं थी, तो अगर उसे 8 ड्रैगन्स ने एंटैंगल्ड कर लिया होता तो उनसे बच निकलना आसान नहीं होता। बैटकेव में वापस आने के बाद आशु ने ट्रू ब्लड डीमन ड्रैगन के प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को केयरफुली एग्जामिन किया। ट्रू ब्लड डीमन ड्रैगन क्रिस्टल मिथिकल रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ 40 पॉइजन 21 कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिंग लाइफ प्रोविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन। रेजिंग लाइफ सोल मेरे पास पहले ही 40 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि पॉइजन स्टैट की रिक्वायरमेंट क्यों है, लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि क्या एंशिएंट एम्परर मंत्रा को कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिंग लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। आशु ने एक एकांत केव ढूंढी और इसे अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर हो गया। उसने अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को एंशिएंट एम्परर मंत्रा पर स्विच कर दी और फिर एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को खुद से फ्यूज होने दिया। जब आशु ने फिर से ट्रू ब्लड डीमन ड्रैगन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, तो वो ड्रैगन पर्ल बाल जैसा क्रिस्टल तुरंत एक ब्लाइंडिंग लाइट के साथ शाइन होने लगा। क्रिस्टल से काले धुएं की विस्प्स बाहर निकली और ब्लड के रंग के अवतार के शरीर में फ्यूज हो गईं। आंसू ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में टेरिफाइंग फोर्स रोर कर रही थी, जैसे वो रप्चर होने वाली हो। जल्द ही आंसू को रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके मसल्स एक्सपैंड हो रहे थे और उसकी हड्डियां ग्रो हो रही थीं, जैसे वो थोड़े समय में लंबा हो रहा हो। वो लगभग 2 मीटर लंबा हो गया था। इसके अलावा उसके शरीर पर स्केल्स ग्लो होने लगे थे। हालांकि ये स्केल्स काले रंग के नहीं थे। आंशिएंट एम्परर बायंडी के रिफ्लेक्शन में ये स्केल्स ब्लड क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे। आशु ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था और उसके सिर के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पियर्स होने वाला हो। उसकी रीढ़ में खौफनाक दर्द हो रहा था, जैसे कोई ब्लेड उसकी मसल्स को स्लाइस कर रहा हो। आशु ने उस दर्द को सहन किया जब तक क्रिस्टल की एनर्जी पूरी तरह से उसके शरीर में मेल्ट नहीं हो गई। तभी जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। हालांकि फोन के सेल्फी कैमरा फंक्शन से खुद को देखकर उसने पाया कि वो बिल्कुल ह्यूमनॉइड ड्रैगन जैसा लग रहा था। सिर्फ एक ड्रैगन की पूंछ की कमी थी। उसके सिर पर हॉर्न भी उगे हुए थे, उसकी पीठ पर ड्रैगन विंग्स भी थे, उसका शरीर भी स्केल से कवर्ड था। वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसने जल्दी से उस प्राइमोडियल एनर्जी स्किल को बंद एक्टिवेट कर दी जो उसने अभी अभी एक्वायर की थी। फिर आशु ने महसूस किया कि उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह सिकुड़ रहा था। वो तुरंत अपने असली साइज में वापस आ गया और उसके शरीर से ड्रैगन स्केल्स और ड्रैगन हॉर्न्स गायब हो गए। तभी आशु ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत गेम में अपने स्टैट्स देखे और पाया कि गेम से पहले ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो गई थी। ट्रू ब्लड डीमन ड्रैगन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया गया है। मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी हासिल हुई है। हालांकि ये एक मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल थी, इसकी फॉर्म थोड़ी अजीब थी। आशु ने फिर से डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी का इस्तेमाल करने की कोशिश की और पाया कि ये मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल केवल तब इस्तेमाल की जा सकती थी जब वो इनवर्स एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को यूज करता। वो दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को सर्कुलेट करते समय ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी को सर्कुलेट करने के बाद आशु ने कैमरे के थ्रू खुद को देखा और खुद को पहचानने में नाकाम रहा।
सन जैसे ग्लो में एक ब्लड रेड ह्यूमनॉइड ड्रैगन खड़ा था। चूंकि लाइट बहुत तेज थी, वो केवल एक ब्लड क्लर्ड ड्रैगन की आउटलाइन ही देख सकता था। वो जिस भी तरीके से देखता, ये अजीब लगता था। डीमन ड्रैगन ट्रू बैंडी लगभग 10 सेकंड तक रही। फिर आंशु ने पाया कि उसकी प्राइमोडियल एनर्जी डिप्लीट हो गई और वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन फॉर्म में वापस लौट आया। एंशिएंट एम्परर मंत्रा इन्फिनिट प्राइमोडियल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये डीमन ड्रैगन ट्रू बैंडी लगभग 10 सेकंड तक ही रह सकती है। मुझे नहीं पता ये कितना पावरफुल है। आशु ने रियलिटी में इसे ट्राई करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए उसने पहले गेम में वापस जाकर कुछ प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठे किए ताकि अपनी प्राइमोडियल एनर्जी को फिर से भर सके, और फिर वो अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ बढ़ा। चूंकि उसने प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा करते समय गेम डेजन को रिफ्रेश किया था, वो अंडरग्राउंड समुद्र में पहुंचने पर फिर से 9 काले ड्रैगन का सामना करता है। 9 काले ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ते देख आशु ने अपनी डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी को एक्टिवेट कर दी और एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन की फॉर्म में जो टेरिफाइंग रोशनी एमिट करता था, उन 9 काले ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ा। करीब 10 सेकंड तक आशु ने महसूस किया जैसे वो सुपरमैन बन गया हो। उसके शरीर की स्ट्रेंथ और स्पीड एक्चुअली काले ड्रैगन से सीधे टक्कर ले सकती थी। वो बिल्कुल भी पिछड़ा हुआ नहीं था। वो एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन की तरह था। 10 सेकंड बाद आशु अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट आया। ज्यादा समय नहीं लगा था कि उसे 9 काले ड्रैगन द्वारा मार दिया गया। कितने अफसोस की बात है। अगर मैं स्लॉटरर स्टेट में रहते हुए डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी का इस्तेमाल कर पाता, तो मैं ब्यूरो में घुसकर ब्यूरो के हेडक्वार्टर को तबाह कर देता, उसका नामो निशान तक मिटा देता। आशु को बहुत पछतावा हुआ। हालांकि 10 सेकंड आशु के लिए बहुत कुछ करने के लिए काफी थे, लेकिन वो उस 10 सेकंड में कोई दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल का यूज नहीं कर सकता था। अगर उसकी प्राइमोडियल एनर्जी खत्म हो जाती तो डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी ऑटोमेटिकली रुक जाती, जिससे वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चल सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी का लंबे समय तक यूज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ गेम में कुछ प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा कर सकता हूं। जब डीमन ड्रैगन ट्रू बायंडी एंड हो जाए तो मैं प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए कहीं रुक सकता हूं। हालांकि ऐसे में मुझे कुछ बफर टाइम की जरूरत होगी। आशु डीमन ड्रैगन ट्रू बायनाडी से काफी संतुष्ट था। मिथिकल स्ट्रेंथ और स्पीड जितनी ट्रू हो सकती थी उतनी ट्रू थी, भले ही उसने कोई दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल ना किया हो। वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से आसानी से एक इपिक क्रिएचर को मार सकता था। अब बारी है उस घमंडी फ्लावर की अपने की सजा भुगतने की। आशु ने चेस माउंटेन डेंजन पर स्विच किया और उसे एक सबक सिखाने की तैयारी की। वो उसकी कमजोरी ढूंढना चाहता था और फिर कभी उससे बुली नहीं होना चाहता था, क्योंकि टायरेंट बीहेमॉथ का अभी तक सक्सेसफुली इवोल्यूशन नहीं हुआ था। आशु केवल एक केव में छिप सकता था और उसके इवोल्यूशन को पूरा होने का इंतजार कर सकता था। फिर वो डोंट क्राई वैली जाता, इसीलिए अभी उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था सिवाय गेम खेलने के। ब्लड के रंग का अवतार चेस माउंटेन की क्लिफ के सामने आ खड़ा हुआ। गेम के अंदर आंसू को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कमर सीधी की और ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को शनयुअर्ड को बुलाई। एक मूव में उसने डेमोनिक एस्ट्रल व्हील स्लैश आउट किया, जो कुदरत के खिलाफ जाता था, जिसके साथ ही ब्लड रेड रोशनी का व्हील तुरंत आगे बढ़ा और पहाड़ी दीवार पर उग रहे फ्लावर से जा टकराया। फ्लावर पेटल बिना आवाज के गिरी और डेमोनिक एस्ट्रल व्हील ने उसे छूते ही चकनाचूर कर दी। आशु ये जानना चाहता था कि फ्लावर के पास क्या क्या ट्रिक्स थीं। तभी उसने अचानक देखा कि ब्लड के रंग का अवतार जमीन पर गिर पड़ा, जिसके साथ ही गेमिंग स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई। आशु का शरीर सुन्न महसूस होने लगा। थैंकफुली उसने सेलेस्तारा से ज्यादा झगड़ा नहीं किया था, नहीं तो अब तक वो सड़ चुकी लाश बन चुका होता। मैं कैसे मरा? मैंने केवल एक पंखुड़ी गिरते हुए देखी और मर गया। आशु ने मन ही मन सोचा। ये ऑब्वियस था कि फ्लावर की विशेष वाली पावर बरस से रिलेटेड पावर्स की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जानलेवा थी। वे क्लियरली लोगों को एक ही तरीके से मारते हैं, तो पावर ऑफ विशेस को ईविल नलिफिकेशन लाइफ सोल नलिफाई क्यों नहीं कर पाती? यही सोचकर आशु जरा सा डिप्रेस्ड जो था। एक बूंद खून टपकाकर रिवाइव होते हुए वो फिर से चेस माउंटेन की क्लिफ के सामने आकर खड़ा हो गया। आशु ने अपनी सभी हमलावर टेक्निक्स और कई कंपेनियन बीस्ट्स भी यूज किए,
लेकिन आउटकम वही रहा। जैसे ही फ्लावर पेटल गिरती, ब्लड के रंग का अवतार तुरंत मारा जाता। सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था। आशु ने डेमोनिक नियोनेट से उसकी एंसिएंट स्वोर्ड से दूर से हमला करने की कोशिश भी करवाई, लेकिन स्वोर्ड पहुंचने से पहले ही पेटल्स गिर गईं और ब्लड के रंग का अवतार फिर से जमीन पर ढेर हो गया और गेम खत्म हो गया। ये कैसा बेकार फ्लावर है! क्या ये दूसरों को 5 चांस देता है? आशु की बार बार मौतों के बाद उसे अपना फोन तोड़ने का मन करने लगा। दूसरे डायमेंशनल क्रिएचर चाहे कितने भी स्ट्रांग हों, वो कम से कम पॉसिबिलिटीज को तो देख ही सकता था। अभी वो उन्हें इसीलिए नहीं मार सकता था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम थी। फ्यूचर में जब उसके पास जरूरी स्ट्रेंथ होगी तो उसे उन्हें मारने का चांस मिल ही जाएगा। लेकिन ये फ्लावर उसे कोई उम्मीद ही नहीं देता था। जैसे ही पेटल गिरती, वो हर हाल में मर जाता। आशु ने अपने माइंड को काम किया और फ्लावर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स पर विचार करना शुरू किया। ये ऑब्वियस है कि गेम में मौजूद फ्लावर में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ना ही वो दूसरों के साथ बातचीत करने में केपेबल है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्लावर है जिसमें किसी भी तरह की सेंटियंस नहीं है। जब मैं उस पर हमला करता हूं तो वो केवल एक पेटल गिराकर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। ये रियल लाइफ में मिली सेलेस्तारा से पूरी तरह अलग है। क्या ये गेम और रियलिटी के बीच का अंतर है या इसकी कोई और वजह है? आशु को यह लगता था कि सेलेस्तारा सिर्फ एक सिंपल फ्लावर नहीं है। शायद ये फ्लावर केवल एक टूल था जिसका इस्तेमाल सेलेस्तारा अपनी आवाज ट्रांसमिट करने के लिए करती थी। सेलेस्तारा असल में कोई और थी, लेकिन आशु नहीं जानता था कि वो कौन या क्या थी। वो फिर से गेम में एंटर हुआ और इस बार आशु ने फ्लावर पर हमला नहीं किया। उसने उसे नजरअंदाज करना अटेम्प्ट किया और पहाड़ी दीवार पर चढ़ने लगा। लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि जब आशु ने फ्लावर पर हमला नहीं किया तो फ्लावर ने भी उस पर हमला नहीं किया। ये पहाड़ी दीवार पर एक साधारण विलर फ्लावर की तरह साइलेंटली ग्रो होता रहा। आशु को चेस माउंटेन पर चढ़ने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने गेम में भी वही किया। माउंटेन में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स थी जो उसके शरीर को खींच रही थी, जिससे ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल हो गया। स्ट्रगल करते हुए पीक पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पत्थर की सीढ़ियां थीं जो माउंटेन के टॉप तक जाती थीं। वहां एक बड़ा बोल्डर था जो स्टीम बंस जैसा दिखता था। उस बोल्डर के सेंटर में एक स्नो व्हाइट जेड बॉक्स एम्बेडेड था। आशु ने ब्लड के रंग वाले अवतार को जेड बॉक्स को टच करने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी हथेली जेड बॉक्स से ऐसे गुजर गई जैसे वो कोई फैंटम हो, कोई रियल चीज नहीं। एज एक्सपेक्टेड, ये जेड बॉक्स भी उस स्टोन सेबर जैसा ही है। ये डायमेंशनल जोन को सुप्रेस करता है, इसीलिए इसे गेम में टच करना नामुमकिन है। इसे केवल रियल लाइफ में ही ऑब्टेन किया जा सकता है। आशु लालच से भर गया, लेकिन वो जानता था कि अगर किसी डायमेंशनल जोन की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं तो कई लोग मारे जाएंगे। वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता था। जब वो माउंटेन से नीचे उतरा तो आशु ने पहाड़ी दीवार पर लगे फ्लावर को देखा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ। पहले जब सेलेस्तारा ने मुझे चेस माउंटेन में एंटर होने के लिए कहा था तो मैं माउंटेन पास से नहीं गया था, बल्कि फ्लावर की जड़ों के पास एक दरार से गया था। क्या ये फ्लावर चेस माउंटेन में एंटर होने की चाबी हो सकता है? क्या ये एक सीक्रेट टनल है? लेकिन मैं फ्लावर को चेस माउंटेन का पैसेज खोलने के लिए कैसे मना सकता हूं? क्या इससे विनती करना काम करेगा? आशु ने मन ही मन सोचा और कोशिश करने का फैसला किया। आफ्टर ऑल, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लिटिल फ्लावर, प्यारे फ्लावर, क्या तुम मेरे लिए चेस माउंटेन का पैसेज खोल सकते हो? आशु ने फ्लावर से पूछा, लेकिन फ्लावर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसे आशु की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये काम नहीं करता। आशु ने वॉइड फ्लावर को इस्तेमाल करने की सोची, क्योंकि दोनों ही फ्लावर्स थे और शायद आपस में जुड़े हुए थे। उसने सेलेस्तारा द्वारा सिखाई गई लैंग्वेज में फ्लावर को चिल्लाकर कहा, ओपन। जैसे ही एक फ्लावर पेटल गिरी, पूरा चेस माउंटेन हिल गया। फ्लावर की जड़ों के पास एक पहाड़ी दरार खुल गई। ये सच में काम करता है तो पहले हुई सारी मौतें बेकार थीं। आशु कुछ निराश हुआ। हालांकि जब उसने चेस माउंटेन में मौजूद हाई लेवल वाले क्रिस्टल्स और दर्जन भर मिथिकल कंपेनियन एग के बारे में सोचा तो वो चिंता छोड़कर खुश हो गया। उसने ब्लड के रंग वाले अवतार को अंदर दौड़ा दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा सेलेस्तारा ने उसे अंदर ले जाते समय दिखाया था। ज्यादा समय नहीं हुआ था
कि वो माउंटेन बेली में मौजूद डियर टेरेस पवेलियन पर पहुंच गया। आशु ने पहले की तरह ही पहाड़ी दीवार पर चढ़ाई की और रिवर में कूदकर डियर टेरेस पवेलियन की तरफ तैरने लगा। कुछ देर तैरने के बाद उसने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ी चीज ब्लड के रंग वाले अवतार की तरफ बढ़ रही है। आंसू पहले से एक्सपीरियंस्ड था और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही लाल टेंटिकल्स या पानी में मौजूद सीवीड ब्लड के रंग के अवतार के चारों तरफ लिपट गईं और उसे रिवर के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि आंसू कुछ कर पाता, गेमिंग स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है? आंसू मायूस हो गया। उसने सब कुछ प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग ही किया था, लेकिन क्योंकि गेम में बोन फ्लूट नहीं थी, वो ब्लड के रंग वाले अवतार को रिवर में दाखिल होते समय बोन फ्लूट नहीं पकड़ा सकता था। शायद प्रॉब्लम भी यही थी। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो मुझे जबरदस्ती अंदर जाना होगा। आशु के पास गेम में बोन फ्लूट लाने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उसे पहले वाले रास्ते को छोड़ना पड़ा। स्टोन कवच को बुलाते हुए उसने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ओन स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ ली। फिर उसने ट्रुथ लिसनर इयरिंग पहनी और दूसरे हाथ में बनाना फैन पकड़ लिया। व्हाइट शैडो ऑफ पॉइजन पर सवार होकर वो डियर टेरेस पवेलियन की तरफ उड़ गया। वो अभी पास पहुंचा ही था कि उसने देखा कि एंशिएंट इमारत से काली गैस निकलने लगी, जिसके वो गैस एक काली 9 टेल्ड फोक्स की इमेज में कंडेंस हो गई। फोक्स एंशिएंट इमारत के ऊपर बैठी थी और उसकी 9 काली गैसों से कंडेंस हुई पूंछें लहरा रही थीं। उसकी 2 डेमोनिक मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखें ब्लड के रंग वाले अवतार को घूर रही थीं। फोक्स डीमन की आंखों से 2 बीम निकली और पलक झपकते ही ब्लड के रंग वाले अवतार के सामने पहुंच गईं। वे इतनी तेज थीं कि आंसू को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। आंसू ने सबकॉन्शियसली घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल किया और एक तरफ झुककर डॉज करने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट शैडो ऑफ पॉइजन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया। बीम के लगते ही वो तुरंत टुकड़ों में बिखरकर गायब हो गया। क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है? आशु चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसने देखा कि फोक्स डीमन की आंखें लगातार ब्लड के रंग वाले अवतार पर बीम शॉट कर रही थीं। आशु को मूवमेंट टेक्निक्स में महारत हासिल थी, लेकिन इतनी रफ्तार वाली बीम्स के बीच कुछ बार डॉज करने के बाद ही वो जल्दी थक गया। हताश होकर उसने स्वॉर्ड खाम्स निकाली और फोक्स डीमन की आंखों से शॉट होने वाली बीम पर स्लैश कर दिया। लेकिन बीम कॉर्पोरियल नहीं लग रही थी। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड की स्वॉर्ड बीम्स के बीच से गुजर गई और डीमन फोक्स की बीम ने आशु और ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को इल्यूमिनेट कर दिया, जिसके बाद आशु ने देखा कि ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड एंड ब्लड के रंग का अवतार दोनों ही पॉइंट्स में बिखर रहे थे। इसके बाद गेमिंग स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मुझे लगता है कि फोक्स डीमन की आंखों से निकलने वाली बीम्स लगभग स्पीड ऑन ऑफ लाइट तक पहुंच रही है। इसे कैसे डॉज किया जा सकता है? आशु हल्का लाचार महसूस कर रहा था, चाहे उसकी मूवमेंट टेक्निक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसे डॉज करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। ऐसा लगता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। मैं रिवर वाले रास्ते से नहीं जा सकता। आसमान में फोक्स डीमन बाधा बनी हुई है। मैं इनमें से किसी को भी प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकता। आशु को एहसास हुआ कि वो डियर टेरेस पवेलियन में दाखिल नहीं हो सकता। क्या कोई और रास्ता है? आशु को अचानक याद आया कि उसने डायर टेरेस पवेलियन के अंदर पत्थर की दीवार को देखी थी और उसमें से डीमन गोड ब्लडलाइन कैटलॉग नाम की एक प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट सिम्युलेट की थी। उसने सोचा कि क्या यह किसी काम की हो सकती है। एक बूंद खून टपकाकर रिवाइव होते हुए वो फिर से चेस माउंटेन में दाखिल हुआ। इस बार क्योंकि वेपन बेकार थे, आशु ने कोई वेपन नहीं उठाया। इनफैक्ट उसने कुछ भी साथ ले जाने का फैसला नहीं किया। उसने केवल अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को डीमन गोड ब्लडलाइन कैटलॉग पर स्विच कर दी, जिसमें उसे बेसिक मास्टरी हासिल थी और जिसमें लाइफ प्रोविडेंस तक नहीं था। सब कुछ करने के बाद आशु एक पल के लिए झिझका और फिर रिवर में कूदने का फैसला किया। आफ्टर ऑल, ये वो रास्ता था जिसे उसने एक बार लिया था। अगर वो कोई और रास्ता चूज करता तो उसे नहीं पता था कि और कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर डीमन गोड ब्लडलाइन कैटलॉग सच में काम करता है तो वो सीधे उस जगह पहुंच सकता है जहां मिथिकल कंपेनियन एग्स रखे हुए थे। पिछली बार की तरह ब्लड के रंग का अवतार ज्यादा दूर तक तैर कर नहीं गया था कि रिवर के नीचे अजीब ब्लड रैड टेंटिकल्स अपीयर होना शुरू हो गए। हालांकि इस बार वे टेंटिकल उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे पानी में सीवीड की तरह लहराते रहे। क्या डीमन गोड
ब्लड लाइन कैटलॉग सच में यूजफुल है। आंसू खुशी से भर गया। उसने टेंटिकल्स को अलग किया और तैरते हुए आगे बढ़ा। जल्द ही वो डियर टेरेस पवेलियन के पास पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। आंसू ने डियर टेरेस पवेलियन की लेफ्ट साइड पर काफी समय तक खोजबीन की, लेकिन उसे वो होल नहीं मिला जिसका इस्तेमाल उसने पहले अंदर जाने के लिए किया था। क्या वो बेकार सा होल गेम में है ही नहीं? आंसू ने कई बार इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे कोई मिस्टेक नजर नहीं आई। सच में वहां कोई होल नहीं था। आखिरकार कोई चॉइस ना होने पर आंसू को डियर टेरेस पवेलियन के सामने तैरकर जाना पड़ा और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा। डियर टेरेस पवेलियन की फाउंडेशन में 3 लेवल्स थे। ये एक पिरामिड जैसा था। उसके ऊपर एंशिएंट इमारत थी। पहले आंसू पानी के नीचे तैरकर अंदर गया था। उसकी एस्टिमेट्स के अनुसार एंटर होने के बाद वो शायद फाउंडेशन के सबसे निचले लेवल पर था। तीनों लेवल्स में कोई दरवाजा नहीं था। वो केवल पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर एंशिएंट इमारत के एंट्रेंस तक पहुंच सकता था। ब्लड के रंग वाले अवतार को केयरफुली कंट्रोल करते हुए वो घबराहट के साथ पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भले ही उसके पास डीमन गॉड ब्लड लाइन कैटलॉग था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती पड़ाव पर था और इसमें लाइफ प्रोविडेंस भी नहीं था। जब आशु फाउंडेशन के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा तो उसने अचानक देखा कि प्लेटफॉर्म से मिस्ट निकलने लगी। वो मिस्ट कई फेरी और इमोर्टल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई जो ब्लड के रंग वाले अवतार की तरफ देखने लगे। आशु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने देखा कि ये फेरीज और इमोर्टल्स काफी खूबसूरत थे, लेकिन उसे उनसे इनडिस्क्राइबेबल सिडक्शन महसूस हो रहा था। उसे उस कहानी की याद आई जिसमें एक डेमोनेस ने कई डीमन स्पिरिट्स को बुलाई थी जो अपनी अपीयरेंस बदलने की काबिलियत रखते थे। वे अपनी अपीयरेंस को इमोर्टल जैसा बनाकर तानाशाह के साथ वाइन पीने आते थे। हालांकि वे सिर्फ डीमन स्पिरिट्स थीं, वे सभी मिथ्स और लेजेंड्स के कैरेक्टर्स थे। इसलिए ये इम्पॉसिबल नहीं था कि उनके पास मिथिकल क्लास की स्ट्रेंथ हो। फेरीज और इमोर्टल्स ब्लड के रंग वाले अवतार को देख रहे थे और उसे आंक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वे वाइन बोटल्स और गिलास पकड़े हुए थे और पूरी तरह से पीने में मग्न थे। कुछ फेरी तो नाच भी रही थीं, लेकिन उनका डांस काफी घिसा पिटा था। ये डीमन गॉड ब्लडलाइन कैटलॉग तो वाकई बहुत यूजफुल है। इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर में बिना किसी हमले का डर किए फ्रीली डायमेंशनल जोन में एंटर हो सकता हूं, आशु ने सोचा, लेकिन उसने चलना नहीं रोका। वो सीढ़ियां चढ़ता रहा। जब वो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के दूसरे लेवल पर पहुंचा तो उसने कई फेरी और इमोर्टल्स को देखा। वे पिछले लेवल की तरह ही थे। उन्होंने ब्लड के रंग वाले अवतार को एक पल के लिए आंका और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। आशु ने तीसरे लेवल के प्लेटफॉर्म तक चलना जारी रखा, जो कि वो लेवल था जहां एंशिएंट इमारत थी। यहां उसने कुछ और फेरी और इमोर्टल्स देखे, लेकिन आउटकम वही था। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आशु ने ब्लड के रंग वाले अवतार को एंशिएंट इमारत के दरवाजे की तरफ कंट्रोल किया। दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर देखा और 6 फेरी और इमोर्टल्स को देखा जो बैठकर पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हालांकि वे बाहर वालों से अलग थे। वे हॉल के दोनों तरफ बैठे हुए थे। हर एक के सामने एक छोटी सी टेबल थी जिस पर बढ़िया वाइन, फ्रूट और डेलिकेसीज थी। जैसे ही ब्लड के रंग वाला अवतार हॉल में दाखिल होता है, दरवाजे के पास बैठी एक फेरी ने उसे देखा। एक झलक में ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने एक इंद्रधनुषी बीम शॉट कर दी। धत्त तेरी की, मैं पकड़ा गया। आशु ने बीम को डॉज किया और पीछे हटते हुए घुमा, लेकिन इंद्रधनुषी बीम ने उसका पीछा करना जारी रखा, जैसे उसमें खुद की एक समझ हो। वो हवा में इंद्रधनुष की तरह एक आर्क खींचते हुए उसके पीछे चली आ रही थी। आशु ने लगातार डायरेक्शंस बदली और कुछ बार उसे डॉज करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वो इंद्रधनुषी बीम की चपेट में आ गया। हेल्पलेस होकर उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और उसे स्लैश करने की कोशिश की। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ने रूथलेसली हमला किया। इंद्रधनुषी बीम एक्चुअली ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से काट दी गई, लेकिन ब्लड के रंग वाले अवतार का शरीर हवा में उछलकर पत्थरों की सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए गिर गया। इसके साथ ही पहले की कंसीलमेंट भी खत्म हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेरी और इमोर्टल्स बेतहाशा ब्लड के रंग वाले अवतार पर हमला करने लगे, ये समझते हुए कि वो अब छिपा नहीं रह सकता। आशु ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने लॉस्ट इमोर्टल मंत्रा को फिर से स्विच किया और अपना बनाना फैन निकाला। फिर उसे पास आ रहे इमोर्टल और फेरी की तरफ लहरा दिया।
आसमान फेरी और इमोर्टल्स से भर गया, जिन्हें आंसू के फैन ने चाय से निकाली हुई मक्खी की तरह दूर फेंक दिए थे। वे या तो दीवार से टकराए या जमीन पर गिर गए। उन्होंने खून की उल्टियां की और बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ ने तो अपनी रियल बाइनरी भी रिवील कर दी। उनमें से ज्यादातर फोक्स नाइट कैट्स, फेजेंट्स वगैरह थे, तो ये लोग मिथिकल स्टेज पर नहीं हैं। आशु ने राहत की सांस ली, जबकि उसने नकली फेरी और इमोर्टल्स की तरफ फैन लहराकर उन्हें दूर फेंकना जारी रखा। उन्हें हर जगह उड़ाने के बाद कुछ तो डियर टेरेस पवेलियन से टकराकर मारे गए, जिसके बाद तो फोन पर ईपिक क्रिएचर्स के मरने की नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ गई। ईपिक क्रिएचर एंसिएंट टोम फोक्स डीमन मारी गई। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। ईपिक क्रिएचर 3 आंखों वाली कैट डीमन मारी गई। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। ईपिक क्रिएचर एंसिएंट फोक्स डीमन मारी गई। बनाना फैन को स्लॉटरर की अनंत प्राइमोर्डियल एनर्जी के साथ मिलाकर उसके पास अपने लेवल के क्रिएचर को बड़े पैमाने पर मारने की एबिलिटी थी, जो लगभग बेजोड़ थी। कुछ बार फैन लहराने के बाद उसने कई नकली फेरी और इमोर्टल्स को मौत के घाट उतार दिया। आशु ने डायमेंशनल क्रिस्टल को गिरते हुए देखा और उन्हें उठाने के लिए बढ़ने ही वाला था कि उसने एक इंद्रधनुषी बीम को नीचे आते हुए देखा। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड हॉल के आखिर में बैठी फेरी थी। आशु ने फेरी पर ग्रैंड इन विंड से हमला किया, लेकिन उसके हाथ लहराते ही एक इंद्रधनुषी बीम ग्रैंड इन विंड से जा टकराई, जिससे सरप्राइजिंगली ग्रैंड इन विंड दूसरी तरफ डिवर्ट हो गई, जिससे आशु को तुरंत पता चला कि वो फेरी शायद मिथिकल क्लास की है। हालांकि ग्रैंड इन विंड स्ट्रांग थी, वो अभी तक मिथिकल लेवल पर नहीं थी। वो डेफिनेटली मिथिकल क्रिएचर के खिलाफ डिसएडवांटेज में पड़ जाएगी। आशु मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। फेरी ने उसका पीछा किया और दोनों हाथों से इंद्रधनुषी बीम्स छोड़ी। वे एक साथ कंबाइन होकर सिंगल इंद्रधनुषी बीम बन गईं, जिसने ब्लड के रंग के अवतार को हजारों लाइट रेज की तरह घेर लिया। ये रंग बिरंगी बीम्स मानो खुद की एक समझ रखती थी, क्योंकि आशु कितना भी डॉज करने की कोशिश करता, वे लगातार उसका पीछा करती रहीं। रंग बिरंगी लाइट हर डायरेक्शन से आ रही थी और आंसू के पास कोई जगह नहीं थी कि वो मूव हो सके। उसने दांत भींचे और एंशिएंट एम्परर मंत्रा पर स्विच किया। साथ ही उसने डीमन ड्रैगन ट्रू बाइनाडी को एक्टिवेट कर अपनी पावरफुल फिजिक से इंद्रधनुषी बीम्स का सामना किया। इंद्रधनुषी बीम्स आशु पर लैंड हुई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर हथौड़ों से हमला किया गया हो। हालांकि ये बीम्स ब्लड के रंग के अवतार के शरीर पर मौजूद स्केल्स को भेद नहीं सकी। इसके बजाय वे खुद शैटर हो गईं। कितनी अमेजिंग डीमन ड्रैगन ट्रू बाइनाडी है। आशु खुश हो गया और किसी बीस्ट की तरह फेरी पर झपट पड़ा। फेरी का शरीर अचानक गायब हो गया, पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए। साथ ही उसके हाथों से लगातार इंद्रधनुषी बीम्स निकल रही थीं। हालांकि डीमन ड्रैगन ट्रू बाइनाडी के होते हुए उसे इन बीम्स का डर नहीं था, लेकिन हर बार आशु को रिपेल कर दिया जाता। वो उसके करीब जाने में नाकाम रहा। जब आशु ने देखा कि उसकी डीमन ड्रैगन ट्रू बाइनाडी का समय खत्म हो रहा है, तो वो पलटा और नीचे की तरफ भागने लगा। फेरी भी उसके पीछा दौड़ी और लगातार हमला करती रही, लेकिन जैसे ही आशु तीसरे लेवल से निकलकर फाउंडेशन के दूसरे लेवल पर पहुंचा, फेरी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और एंशिएंट इमारत में लौट गई। दूसरे लेवल पर मौजूद नकली फेरी और इमोर्टल्स आशु की तरफ झपट पड़े। हालांकि आशु की डीमन ड्रैगन ट्रू बाइनाडी एंड हो गई थी और उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो उनसे डरता नहीं था। उसने स्लॉटरर पर स्विच किया और उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी तुरंत पूरी हो गई। फिर उसने कत्लेआम की शुरुआत कर दी। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल के साथ मिलाकर उसने सभी फेरी और इमोर्टल्स को मार गिराया जो उस पर हमला करने आए थे। आशु ने महसूस किया कि चाहे वो दूसरे लेवल पर कितने भी दुश्मनों को मार डाले, पैलेस के अंदर मौजूद डायमेंशनल क्रिएचर बाहर नहीं आते। मैं पैलेस में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन इन इपिक क्रिएचर्स को मारना भी बुरा आइडिया नहीं है। आशु ने सोचा, उसने बेबी टाइगर को बुलाया और पहले और दूसरे लेवल पर मौजूद सभी फेरी और इमोर्टल्स को मार डाला। कुछ डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हुए, साथ ही एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल भी ड्रॉप हुआ। आशु तीसरे लेवल पर वापस नहीं गया। वो एक अकेली डीमोनेस का भी सामना नहीं कर सकता था और वहां 5 मौजूद थीं, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। क्या सेलेस्तारा हॉल में मौजूद 6 डेमोनेस में से एक हो सकती है? आशु ने सोचा। आशु केव में छिपा रहा और लगातार गेमिंग करता रहा।
हालांकि डियर टेरेस पवेलियन में फेरी और इमोर्टल्स के रूप में छिपे डीमन ज्यादा केपेबल नहीं थे, लेकिन उनसे ड्रॉप हुए डायमेंशनल क्रिस्टल बहुत अच्छे थे। हाई वैल्यू वाले डायमेंशनल क्रिस्टल अक्सर ड्रॉप होते, जिससे आशु ने अपने अलग अलग स्टैट्स को रेज करना शुरू कर दिया। टायरेंट बेहेमोथ इपिक क्लास पर सक्सेसफुली इवोल्व हो गया है। 2 दिन तक लगातार शिकार करने के बाद आशु ने अचानक गेम में एक नोटिफिकेशन देखी। वो अपनी खुशी को रोक नहीं सका, फाइनली हो गया। आशु ने जल्दी से कंपेनियन बीस्ट कॉलम खोला। इपिक कंपेनियन बीस्ट्स की लिस्ट में वहां वाकई टायरेंट बेहेमोथ मौजूद था। गेम में उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और स्क्रीन पर एक ब्लैक मजेस्टिक मॉन्स्टर को अपीयर होते देखा। गेम में इसका एक्चुअल साइज तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब उसने इसे ब्लड के रंग के अवतार से कंपेयर किया तो पाया कि ब्लड के रंग का अवतार उसकी हथेली के बराबर ही था। यह क्रिएचर एक छोटे पहाड़ की तरह लग रहा था। पता नहीं ये भाई फ्यूचर में कितना खाएगा, क्या मैं इसे सच में अफोर्ड कर पाऊंगा? आशु ने मन ही मन सोचा। टायरेंट बेहेमोथ इपिक इवॉल्वेबल, लाइफ प्रोविडेंस, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, लाइफ सोल, वायोलेंस क्राउन स्ट्रेंथ, 41 स्पीड, 41 कॉन्स्टिट्यूशन, 41 प्राइमोर्डियल एनर्जी, 41 टैलेंट स्किल, माउंटेन कंज्यूमिंग कंपेनियन फॉर्म, बाइनक्सिंग, ग्लव। फाइनली ये इपिक स्टेज पर पहुंच गया। अब ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया। आशु ने अपना फोन स्विच ऑफ किया और केव से बाहर निकल आया। वो अंधेरे में डोंट क्राई वैली की तरफ चुपके से बढ़ने लगा। अनफॉर्चुनेटली विक्रांत का कंपेनियनिंग अभी तक ग्रो नहीं हुआ था। अदरवाइज विक्रांत की शैडो एस्केपिंग एबिलिटी के साथ वो बिना किसी आवाज के डोंट क्राई वैली में दाखिल हो सकता था। अब आशु को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अंदर घुसना था। थैंकफुली ब्यूरो ने यहां अपने की डिफेंसेस नहीं लगाए थे, इसीलिए अंदर घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं था। डोंट क्राई वैली में मौजूद वो रहस्यमयी फोर्स जो लोगों को रुला देती थी, अपने आप में सबसे अच्छा डिफेंसिव बैरियर थी। आशु ने म्यूटेटेड स्टोन ची कवच पहना और अपने पूरे शरीर को कवर कर लिया। उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया और अपने गॉड फील्ड लाइफ प्रोविडेंस पर स्विच करते हुए चेक पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा। ब्यूरो के पर्सनल ने एक परछाई को उड़ते हुए देखा। जब तक वे कुछ समझ पाते, वो परछाई चेक पॉइंट को पार कर डोंट क्राई वैली में गायब हो गई। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत देखा होगा। मुझे लगता है कि कुछ अंदर घुसा है ना? एक इंस्पेक्टर ने दूसरे से थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ पूछा। शायद हाँ, मैंने इसे साफ साफ नहीं देखा। दूसरे इंस्पेक्टर को भी पूरा यकीन नहीं था। क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? चलो पहले सर्विलेंस कैमरों को देखते हैं। दोनों ने सर्विलेंस फुटेज को देखा और कई बार स्लो करके देखा। तब उन्होंने देखा कि एक पर्सन जिसने स्टोन कवच पहना था डोंट क्राई वैली में घुस चुका था। जल्दी से इसे सेंसर को रिपोर्ट करो। दोनों ने तुरंत डोंट क्राई वैली में अर्जुन को रिपोर्ट भेजी। जैसे ही आशु वैली में घुसा, उसके कान पर मौजूद ट्रुथ लिसनर ईयरिंग हीटअप होने लगी। साथ ही उसके शरीर में बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी भी फ्लो होने लगी, जिससे वो खुश हो गया। इसका मतलब था कि ट्रुथ लिसनर ईयरिंग ने अपना इफेक्ट शो किया था, इसलिए डोंट क्राई वैली उसके लिए डेंजरस जगह नहीं थी। आशु ने अपने आसपास नजर डाली और फिर एक सर्टेन डायरेक्शन में उड़ चला, क्योंकि कोई भी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन तक जिंदा नहीं पहुंच पाया दिखा। आशु को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, इसीलिए उसे केवल वैली में तलाश कर माइन की लोकेशन पता लगानी थी। इस लार्ज वैली में हर तरफ बैम्बू फॉरेस्ट्स थे। जब हवा बैम्बू फॉरेस्ट से गुजरी तो एक अजीब सरसराहट की आवाज हुई, जो बहुत रहस्यमयी लग रही थी। बाहर से यह जगह भले ही बड़ी ना लगे, लेकिन डायमेंशनल जोन बनने के बाद वैली का स्पेस काफी बड़ा हो गया था। अंतहीन बैम्बू फॉरेस्ट में आशु तेजी से प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन की पॉसिबल लोकेशन की तलाश करने लगा। जैसे जैसे वो वैली के अंदर गहराई में जाता गया, उसके शरीर में आंखों के थ्रू प्राइमोर्डियल एनर्जी का फ्लो और तेज होने लगा। जाहिर था कि रहस्यमयी फोर्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि ट्रुथ लिसनर ईयरिंग के लिए यह रहस्यमयी फोर्स बेनिफिशियल बन गई थी, जिससे आंसू दूसरी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स यूज करते हुए भी अपनी एनर्जी को तुरंत रिप्लेनिश कर सकता था। डोंट क्राई वैली में इंटरफियरेंस की वजह से सभी तरह के इक्विपमेंट नॉर्मली वर्क नहीं करते थे, जिस वजह से आशु को यहां कैमरों में रिकॉर्ड होने की टेंशन नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी कंपेनियन बीस्ट्स जैसी चीजों पर खास ध्यान देना जरूरी था। कुछ लोग वर्म मच्छरों और इसी तरह के कई अलग अलग कंपेनियन बीस्ट्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए करते थे,
जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तुलना में डिफेंस के लिए स्ट्रांग होते थे। इसकी वजह यह थी कि इन पर कम लोग ध्यान देते थे, जिससे वे स्पेशली डायमेंशनल जोन में यूजफुल हो जाते थे। आशु ने ट्रुथ लिसनर अरीरिंग का इस्तेमाल कर अपने चारों तरफ की हर मूवमेंट पर फोकस किया, ताकि किसी भी डायमेंशनल क्रिएचर की मौजूदगी का तुरंत पता लगाया जा सके। अचानक आशु ने एक डायमेंशनल क्रिएचर की मौजूदगी सेंस की। वो एक ग्रीन बैम्बू वाइपर था। वो बैम्बू जॉइंट पर लेटा हुआ था और बैम्बू के जैसा ही उसका रंग का था, जिससे ऑर्डिनरी लोगों के लिए उसकी एग्जिस्टेंस को सेंस करना मुश्किल था। हालांकि ट्रुथ लिसनर ईयरिंग ने दूर से ही उसकी एग्जिस्टेंस को डिस्कवर कर लिया था। आशु को यह नहीं पता था कि बैम्बू वाइपर डोंट क्राई वैली का नेटिव डायमेंशनल क्रिएचर था, या उसे किसी ने वहां जानबूझकर प्लांट किया था। चाहे जो भी हो, आशु ने इसे अलर्ट करने को अवॉइड किया। उसने उसके चारों तरफ से घूमते हुए बैम्बू फॉरेस्ट में गहराई तक अपना सफर जारी रखा, बिना उसे अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास कराए। रास्ते में आशु को कई डायमेंशनल क्रिएचर मिले। उसने उन्हें अलर्ट किए बिना उनके चारों तरफ से चक्कर लगाया। उसे उम्मीद थी कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, डायमेंशनल क्रिएचर्स की तादाद भी बढ़ती गई। वहां बैम्बू वाइपर, सूखी लीव्स जैसे दिखने वाले मैंटिस और गिरी हुई लीव्स में छिपा हुआ फ्रॉग था। ये कंपेनियन बीस्ट्स बहुत पावरफुल नहीं थे, लेकिन वे बहुत रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, उनकी लाइन ऑफ साइट को डॉज करना डिफिकल्ट था। वो था। आशु ने इन डायमेंशनल क्रिएचर्स के चारों तरफ से घूमने में काफी समय बर्बाद किया। बेम्बू फॉरेस्ट को पार करने के बाद उसने देखा कि पहाड़ी दीवार पर एक ब्लॉक हाउस जैसी इमारत खड़ी थी। ये ऑब्वियस था कि ये इमारत इंसानों ने बनाई थी, इसीलिए इसके प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन के एंट्रेंस होने के काफी चांसेस थे। हालांकि यहां केवल एक ही एंट्रेंस था जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थीं। ये पूरी तरह से सील्ड था। अगर किसी को अंदर जाना होता तो उसे दरवाजा तोड़ना पड़ता और ब्यूरो के लोगों से सीधे टकराना पड़ता। ये ब्यूरो की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। इसे 4 सेंसर्स में से एक अर्जुन गार्ड कर रहा था जीवन के अकॉर्डिंग। अर्जुन विक्रांत जितना ही पावरफुल था। दूसरे एपिक एक्सपर्ट की सपोर्ट और टेरेन एडवांटेज के साथ आशु को लगा कि जबरदस्ती घुसने का ख्याल सही नहीं होगा। आसपास के इलाके को ऑब्जर्व करने के बाद आशु वैली के दूसरी तरफ से घुसा और एक नीची जगह पर आकर उसने पेटू टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया। एपिक टायरेंट बेहेमोथ 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। ये एक छोटे काले पहाड़ जैसा लग रहा था। रियलिटी में इसे देखना मैजेस्टिक और टेरिफाइंग दोनों था। ऐसा लगता था जैसे ये एक ही पंच में पहाड़ को पियर्स कर सकता है। टायरेंट बेहेमोथ, क्या तुम उस डायरेक्शन में डायगनली नीचे खुदाई कर सकते हो? ध्यान रखना ज्यादा शोर ना हो। आशु ने माइन की डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा। टायरेंट बहुत ज्यादा हार्ड प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओआरईएस को चबा सकता था, इसलिए ऑर्डिनरी रॉक से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बेहेमोथ ने ऑर्डर सुनने के बाद तुरंत एक्शन लिया। उसने अपना सिर जमीन की तरफ झुकाया और उसके सिर पर मौजूद दोनों हॉर्न एक बड़ी ड्रिल की तरह घूमने लगे, जिससे एक बड़ा सुराख बन गया। आशु ने मिट्टी के छिटकने का नजारा देखा और जल्दी से टायरेंट बेहेमोथ के पीछे रेंगते हुए अंदर घुस गया। टायरेंट बेहेमोथ एक सुपर ड्रिलिंग व्हीकल की तरह था, जो स्टोन्स को वायलेंटली ड्रिल करता हुआ अंडरग्राउंड आगे बढ़ता रहा। स्टोन और मिट्टी को बाहर फेंकने की कोई जगह ना होने की वजह से टनल के पीछे का हिस्सा जल्दी ही ब्लॉक हो गया और केवल टायरेंट बेहेमोथ से थोड़ा बड़ा स्पेस ही खाली बचा। जिस जगह को आशु ने चूज किया था वो माइन के एंट्रेंस से अभी भी 1000 मीटर से ज्यादा दूरी पर थी। वो पहले परेशान था कि टायरेंट बेहेमोथ को अंदर जाने में ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन उसने क्लियरली टायरेंट बेहेमोथ की स्ट्रेंथ को कम आंका था। ये ऐसा क्रिएचर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर दिन हजारों पहाड़ खा सकता है। हालांकि ये अभी मिथिकल क्लास पर नहीं पहुंचा था और पूरे पहाड़ को नहीं खा सकता था, लेकिन उसके लिए टनल खोदना कोई मुश्किल काम नहीं था। टायरेंट बेहेमोथ के पीछे चलते हुए आशु को 1 घंटा से ज्यादा हो गया था। उसे लगा कि अब तक वो माइन के नीचे की जगह पर पहुंच चुका होगा, लेकिन उसने अभी तक कोई प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरे नहीं देखा था। अजीब है, अभी तक प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओर्स क्यों नहीं दिखे? लॉजिकली देखा जाए, अगर यहां माइन है तो आसपास प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरेस दिखने चाहिए थे, लेकिन यहां कुछ भी क्यों नहीं है? आशु को यह बात अजीब लगी
जैसे ही वो सोच रहा था, उसने ऊपर रॉक्स के टूटने की आवाज सुनी। उसने देखा कि टायरेंट बेहेमॉथ जिस टनल को खोद रहा था, उसके ऊपर कई दरारें आ गई थीं। इन दरारों से हल्की रोशनी अंदर झांक रही थी, लेकिन किसी वजह से टायरेंट बेहेमॉथ ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वो दरारों की तरफ ऊपर देख रहा था। क्या ये पॉसिबल है कि टायरेंट बेहेमॉथ बहुत गहराई तक चला गया और माइन एरिया को मिस कर दिया? आशु ने टायरेंट बेहेमॉथ को रुकने का ऑर्डर दिया। उसने टायरेंट बेहेमॉथ के शरीर पर खड़े होकर दरार के पास झुककर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर रोशनी थी, लेकिन उसे केवल छत दिखाई दी। ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आशु के दिमाग में एक ह्यूज वेयरहाउस की इमेज अपीयरन हुई। अंदर मेटल बाइनक्स की रोज रखी हुई थी। पूरा वेयरहाउस लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का था। वहां बड़ी तादाद में मेटल बॉक्स थे। ये जगह क्या? ये प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरस को रखने का उनका वेयरहाउस हो सकता है। आशु के मन में उत्सुकता जागी और उसने ट्रुथ लिसनर की पावर से केयरफुली ऑब्जर्व किया। जल्द ही उसने देखा कि वेयरहाउस में कई छोटे कंपेनियन बीस्ट्स छिपे हुए थे। उनमें से एक, जो झिंगुर जैसा दिखता था, दरार की तरफ घूर रहा था, जैसे उसने कुछ सेंस कर लिया हो। आंसू जानता था कि वो उन्हें अलर्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज अर्जुन और बाकी इंस्पेक्टर्स तुरंत सतर्क हो जाते। कुछ सोचने के बाद उसने कुछ ब्लड थ्रेड वर्म्स बुलाए। ये ब्लड थ्रेड वर्म्स सहारनपुर बैटलफील्ड से ऑब्टेन हुए थे। ये बाल से भी ज्यादा पतले थे, जिस वजह से इन्हें खुली आंखों से देख पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। उसने ब्लड थ्रेड वर्म्स को वेयरहाउस में रेंगने दिया और केयरफुली वेयरहाउस में मौजूद कंपेनियन बीस्ट के पास पहुंचने दिया। फिर उन्हें उनके शरीर में घुसने दिया। कंपेनियन बीस्ट को मोशनलेस रहने का ऑर्डर दिया गया था, जिससे आशु के लिए काम करना आसान हो गया। ब्लड थ्रेड वर्म्स उनके शरीर में घुसते ही उनकी नसों पर असर डालने लगे। हालांकि वे तुरंत नहीं मरे, लेकिन वे एक तरह की स्टेट ऑफ डिमेंशिया में चले गए। आशु ने बिना किसी झिझक के टायरेंट बेहेमोथ को वेयरहाउस में एक बड़ा सुराख बनाने को कहा, जिसमें से होते हुए इंसान और पेट दोनों अंदर घुस गए। आशु ने अपना हाथ उठाया और एक मेटल बाइनक्स का ताला तोड़ दिया। उसने ढक्कन उठाया और तुरंत एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बाइनक्स से निकली। पूरा बाइनक्स प्राइमोर्डियल क्रिस्टल से भरा हुआ था। अरे बाप रे, क्या इस वेयरहाउस में हजारों मेटल बॉक्स हैं? अगर इन सभी के अंदर यही प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स हैं, आशु इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं कर सका कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ टायरेंट बेहेमोथ पहले से ही आशु के खोले गए प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स के बाइनक्स को देखकर ला टपका रहा था। खाओ, खुलकर खाओ, जितना खा सकते हो, खाओ। आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को ऑर्डर दिया। टायरेंट बेहेमोथ ने एक हल्की दहाड़ मारी और आंसू के खोले गए प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स के बाइनक्स को एक ही बार में निगल लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने इसे गटक लिया। उसे इंडिजेशन की कोई चिंता नहीं थी। टायरेंट बेहेमोथ ने इधर उधर देखे बिना ही एक एक कर मेटल बॉक्सेस को मुंह में डाला और उन्हें चबाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी जबरदस्त चबाने की पावर हैरान कर देने वाली थी। वो मेटल और प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स को ऐसे खा रहा था जैसे जेली खा रहा हो। आंसू भी खाली नहीं बैठा था। वो बाइनक्स खोल रहा था और उनमें भरे हुए प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स को देखते ही सीधे अपने केओस स्पेस में डाल रहा था। उसने एक के बाद एक बाइनक्स उठाकर उसमें फेंक दिए। ये सब चीजें बहुत कीमती थीं। आशु गरीबी का आदी था, इसलिए उसने पहले कभी इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें नहीं देखी थीं। वो बस उन्हें लगातार अपने केओस स्पेस में डालता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी अच्छी चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन सारी अच्छी चीजें गेम के अंदर थीं। वे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो उन्हें बाहर नहीं ला सकता था। ये प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स असली दुनिया में इस्तेमाल किए जा सकने वाले बढ़िया सामान थे। वो उन्हें अच्छे दामों पर बेच भी सकता था। अब उसे कंपेनियन एग्स या प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं थी। अब जब उसके पास पैसे थे तो वो उन्हें सीधे खरीद सकता था। पहले आशु को नहीं पता था कि यहां इतने सारे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स स्टोर्ड हैं। उसने सोचा था कि उसे टायरेंट बेहेमोथ से और इसकी खुदाई करवानी पड़ेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट भयूरों ने पहले ही उन्हें खोदकर बॉक्सेस में सजाकर रख दिया था कि आशु आए और उन्हें ले जाए। अगर आशु को पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वो बहुत पहले ही यहां आ गया होता। उसे टायरेंट बेहेमोथ के इवोल्व होने का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? वो अकेले ही इस जगह को खाली कर सकता था।
टायरेंट बेहेमोथ एक के बाद एक बॉक्सेस खा रहा था, जबकि आशु बॉक्सेस को अपने केओस स्पेस में डाल रहा था। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। अचानक आशु को एक महान इंसान का सेंटेंस याद आया, मजदूरी करने वाले लोग सबसे गौरवशाली होते हैं। आशु को नहीं पता था कि उसने कितने बाइनैक्स केओस स्पेस में स्टोर कर लिए थे। किसी भी हाल में जो बाइनैक्स उसने केओस स्पेस में डाले थे, उनके अलावा बाकी सब टायरेंट बेहेमोथ ने खा लिए थे। उसे नहीं पता था कि उसका पेट किस चीज का बना हुआ है, लेकिन लगभग 1000 बॉक्सेस प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स खाने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी फूला नहीं था। टायरेंट बेहेमोथ को अपने तरफ लालच भरी नजरों से देखते हुए देखकर आशु ने सबकॉन्शियसली ही अपने केओस स्पेस पर पकड़ मजबूत कर ली। फिर उसने टायरेंट बेहेमोथ की तरफ देखा और कहा, यह एक प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन है। बाहर भी बहुत सारे अनमाइंड प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओआरई जरूर होंगे। चलो बाहर चलते हैं और वहां के क्रिस्टल खाते हैं, जितना चाहो खा सकते हो। टायरेंट बेहेमोथ को ऐसा लगा जैसे वो आशु की बात समझ गया हो। उसकी आंखें बिजली के बल्ब की तरह चमक उठीं। उसने एक और दहाड़ मारी और अपना सिर जमीन पर दे मारा। तुम चाहें जितने भी एक्साइटेड हो, लेकिन सिर क्यों मार रहे हो? खाने के शौकीनों के पास सच में दिमाग नहीं होता, आशु ने सोचा। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट टायरेंट बेहेमोथ ने वेयरहाउस की जमीन से सिर टकराया। उसके सिर पर मौजूद हॉर्न घूमने लगे, जिससे रॉक्स में एक बड़ा सुराख बन गया और वो उसमें घुस गया। आशु ने जल्दी से उसका पीछा किया। टायरेंट बेहेमोथ ने कुछ देर तक खुदाई की, फिर अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया और सीधे रॉक्स को काटने लगा। तभी आशु ने देखा कि आसपास की रॉक्स में पहले से ही प्राइमोर्डियल क्रिस्टल और इसके साइंस दिखने लगे थे। वे चमचमाते सितारों की तरह दिख रहे थे। आशु ने कभी टायरेंट बेहेमोथ को कॉम्बैट में माउंटेन कंज्यूमिंग स्किल का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। अब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे रियलाइज हुआ, यह स्किल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए इस्तेमाल होती थी। आशु इतने सारे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स ऑब्टेन करके पहले ही संतुष्ट था, इसलिए उसने टायरेंट बेहेमोथ को प्राइमोर्डियल क्रिस्टल ओरेस को खाने की परमिशन दे दी। इस समय महमूद अर्जुन के ऑफिस में था। प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन ब्यूरो की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। महमूद ने अर्जुन से कहा था कि उसके यहां हुए बिना यहां से कोई भी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकता। ऑनरोरा पिथ खरीदने के लिए उसे रिजर्व प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स में से कुछ का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन यह केवल रिजर्व के सरफेस को छूने जैसा था। इसलिए महमूद को फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की टेंशन नहीं थी। प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन के सहारे भले ही अगले 10 साल तक कोई फंडिंग ना मिले, ब्यूरो आराम से चल सकता था। इसके अलावा छह परिवार अगले साल फंडिंग रोकने वाले नहीं थे। आखिरकार छह परिवारों के कई वंशज वहां काम कर रहे थे। भले ही वे उनकी फंडिंग ना लेना चाहे, वे फ्यूचर में इसे देने के लिए बाध्य थे। अर्जुन, इन सालों में प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है, महमूद ने कहा। वो हमेशा से अर्जुन के बारे में अच्छी सोच रखता था। भले ही वो 4 सेंसर्स में सबसे स्ट्रोंग ना हो, लेकिन वो सबसे भरोसेमंद था। वो केयरफुल था और इतने सालों तक प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन की हिफाजत करने में कोई चूक नहीं हुई। वो बेहद कॉशियस और प्रोफेशनल था। डायरेक्टर जनरल, आप बहुत पोलाइट हैं, ये तो बस मेरा काम है, अर्जुन ने ना तो घमंड से और ना ही चापलूसी करते हुए कहा। उसे महमूद के टेम्पर के बारे में पता था। अगर वो बहुत ज्यादा गर्व या अहंकार दिखाता तो ये महमूद की नाराजगी का कारण बन सकता था। हाँ, 2 साल और इंतजार करो और डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोजीशन खाली हो जाएगी। मैंने उस पोजीशन के लिए तुम्हें रिकमेंड करने की सोची है, महमूद ने कहा। आपकी रहमदिली के लिए शुक्रिया अर्जुन। सच में खुश था। चारों सेंसर बहुत फेमस थे, लेकिन असल में वे महमूद के अंडर काम कर रहे थे। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनने का मतलब अलग था। इसका मतलब था एक्चुअल अथॉरिटी हासिल करना। जैसे ही महमूद कुछ कहने वाला था, एक इंस्पेक्टर ने अचानक दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। उसने रिपोर्ट दी, सर, कैनियन एंट्रेंस पर तैनात गार्ड्स से खबर आई है कि कोई डोंट क्राई वैली में घुसपैठ कर गया है। क्या पता चला कि वो कौन है? अर्जुन के एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं बदले। इन सालों में अलग अलग फैक्शंस ने प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन की सिचुएशन का पता लगाने के लिए कई लोगों को भेजा था, लेकिन सभी नाकाम रहे थे। उसने ऐसी सिचुएशन पहले भी कई बार देखी थी। पता नहीं वो पर्सन बहुत तेज था, इसीलिए वे उसे साफ साफ देख नहीं सके। हालांकि सर्वेलेंस कैमरे ने उस पर्सन को कैप्चर कर लिया। उन्होंने तस्वीरें प्रिंट की हैं और यहां लाए हैं।
ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने अर्जुन को कुछ तस्वीरें सौंपी। अर्जुन ने तस्वीरें लीं और तुरंत उन्हें दोनों हाथों से महमूद को सौंप दिया। महमूद की मौजूदगी में नेचुरली था कि उसे पहले तस्वीरें देखने दी जाएं। महमूद ने तस्वीरें देखीं। उसने देखा कि वो पर्सन स्टोन जैसे कवच से ढका हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि स्टोन कवच उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पाया कि उसने इसे पहले कहां देखा था। अर्जुन, तुम्हारा क्या ख्याल है? महमूद ने तस्वीरें अर्जुन के सामने धकेल दी। वो उस पर बहुत भरोसा करता था। तस्वीर देखने के बाद अर्जुन ये पता नहीं लगा सका कि वो पर्सन कौन था, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बैम्बू फॉरेस्ट में बहुत सारे कंपेनियन बीस्ट तैनात किए हैं। ये कंपेनियन बीस्ट्स डोंट क्राई वैली में ही ड्रॉप हुए डायमेंशनल क्राचर्स हैं। वे इसकी रहस्यमयी फोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते और एवरेज पर्सन के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। भले ही कोई कुछ कंपेनियन बीस्ट्स का पता लगा ले, सभी 300 का पता लगाना नामुमकिन है। जैसे ही कोई कंपेनियन बीस्ट उन्हें ढूंढता है, मुझे पता चल जाएगा और मैं उनकी लोकेशन को कंफर्म कर सकूंगा। अभी तक किसी भी कंपेनियन बीस्ट ने रिएक्शन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि वो पर्सन बैम्बू फॉरेस्ट में गहराई तक नहीं गया है, या यूं कहें, वो पहले ही डोंट क्राई वैली की रहस्यमयी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर मर चुका होगा। महमूद अर्जुन के जवाब से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसने फिर भी काम टोन में कहा, अगर दुश्मन बैम्बू फॉरेस्ट को पार कर माइन तक पहुंच जाए तो क्या होगा? चिंता मत करें, डायरेक्टर जनरल माइन में भी कई स्टोन टाइप कंपेनियन बीस्ट तैनात किए गए हैं। इन्हें आसानी से डिस्कवर नहीं किया जा सकता। वेयरहाउस की बात तो छोड़ ही दें, वहां तैनात कंपेनियन बीस्ट को मैंने खुद चुना है। उनमें छुपने और निगरानी की अमेजिंग एबिलिटी है। इसके अलावा उनके स्पोर्ट्स को हर हफ्ते बदला जाता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम को होने से रोका जा सके। अर्जुन ने कहा। अच्छा, महमूद अर्जुन के जवाब से बहुत संतुष्ट था। ब्यूरो में काम करने का सबसे जरूरी पहलू यह था कि हर चीज में सावधानी बरती जाए। अगर कहीं कोई चूक हो गई तो एक छोटी प्रॉब्लम भी चेन रिएक्शन देकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती थी। सिर्फ अर्जुन के माइंड लेआउट को देखकर महमूद समझ गया कि वो पर्सन बेहद अलर्ट और ऑर्गेनाइज्ड है। वो वाकई में आउटस्टैंडिंग एबिलिटी वाला था। 2 साल और बर्दाश्त करो, फिर 2 साल बाद हम मिलकर दुनिया को जीतेंगे, महमूद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अर्जुन ने भी इज्जत भरी आवाज में कहा, आपका ये हम्बल सर्वेंट, जीवन भर आपको फॉलो करने को तैयार है। डायरेक्टर जनरल महमूद ने कोई कमेंट पास नहीं किया। इसके बजाय वो मुस्कुराया और अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो वेयरहाउस चलें और कुछ प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स लें। ऑनरोरा पिथ को खरीदना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें रिजर्व का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और चलते हुए पूछा, डायरेक्टर जनरल, क्या ऑनरोरा पिथ सच में होली लाइट एंजेल को मिथिकल क्लास तक इवॉल्व कर सकता है? महमूद ने सिर हिलाते हुए कहा, उन एक्सपर्ट्स ने इसे कई बार वेरीफाई किया है। एज लॉन्ग एज सफिशिएंट ऑरोरा पिथ हो, होली लाइट एंजेल के मिथिकल क्लास पर इवोल्व होने के 80% चांस है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये कमाल होगा। हमारे ब्यूरो के पास एक एडिशनल तुरुप का पत्ता होगा। हमें उन परिवारों की इच्छाओं और मनमर्जियों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, बकवास मत करो। हमारा ब्यूरो सेनेट के अंडर एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमें नेचुरली अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। इसके अलावा ये केवल एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट है। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये उनके साथ मुकाबला कर सकता है? महमूद ने अजीब तरीके से कहा। मेरी कही बातों के लिए सॉरी, लेकिन ये अल्टीमेटली उम्मीद के शब्द थे। अर्जुन ने कहा, प्राइमर्डियल क्रिस्टल माइन ही हमारी इकलौती उम्मीद है। इसके साथ हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। फ्यूचर में हमारे पास मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को नर्चर करने का चांस होगा। इसे ध्यान से वॉच करना, ये हमारा लाइफ ब्लड है। महमूद ने सीरियस होकर कहा, चिंता मत करे, माइन की मौजूदगी होने के साथ हम जरूर जीतेंगे। अर्जुन ने एक आर्मी ऑर्डर इश्यू किया। जैसे ही महमूद कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि एक इंस्पेक्टर घबराए हुए दौड़ते हुए आ रहा था। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए इंस्पेक्टर को डांटा। महमूद को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो किसी परेशानी का सामना करते हुए घबराए रहते थे। आमतौर पर अर्जुन अपने सबऑर्डिनेट्स को इतने सख्त तरीके से ट्रीट नहीं करता था, लेकिन जब उसने महमूद के सामने घबराहट दिखाई तो क्या
इसका मतलब ये नहीं था कि महमूद को ये लगेगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन की डांट के बावजूद काम नहीं हुआ। वो घबराहट में बोलता रहा, माइंड में कुछ हो गया, चुट। क्या हुआ? अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे अचानक बुरा महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है, और वो भी ठीक तभी जब महमूद यहां है। माइन के निचले लेवल कोलैप्स हो गए हैं और नीचे की माइन ब्लॉक हो गई है। हमारे लोग नीचे नहीं जा पा रहे हैं। हमें नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता। इंस्पेक्टर ने कम शब्दों में अपनी बात कह दी। क्या ये लार्ज स्केल कोलैप्स है? अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगर सिर्फ कोलैप्स हुआ होता तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसे खोदकर बाहर निकालने में थोड़ी देर लगती। लोगों को माइन को मजबूत करने के लिए कहो, फिर कोलैप्स हुए एरिया को खोद कर देखो कि क्या हो रहा है। अर्जुन ने ऑर्डर दिया। अर्जुन ने नेसेसरी अरेंजमेंट्स की और फिर महमूद से बात करने के लिए मुड़ा। डायरेक्टर जनरल, पहले हम वेयरहाउस चलें। महमूद ने सिर हिलाया और अर्जुन के साथ वेयरहाउस की ओर चलता रहा। वो अर्जुन के काम करने के तरीके से काफी संतुष्ट था। अनएक्सपेक्टेड हमेशा होता रहता और एक्सीडेंट्स की कोई कमी नहीं होती। जब तक उसके पास इसे संभालने की एबिलिटीज हो तब तक कोई परेशानी नहीं। बहुत जल्दी दोनों ने कई चेक पॉइंट्स पार किए और वेयरहाउस के बाहर पहुंच गए। दरवाजा केवल तब खोला जा सकता था जब अर्जुन और महमूद दोनों वहां मौजूद होते थे। डायरेक्टर जनरल, प्लीज आप पहले जाएं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन महमूद के अंदर जाने से पहले उसकी नजरें वेयरहाउस पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? महमूद ने बहुत ज्यादा गुस्से में पूछा। उसने अर्जुन को घूरते हुए कातिलाना नजरों से देखा। आपका क्या मतलब है? अर्जुन ने वेयरहाउस में झांका और उसकी भी सिट्टी पिट्टी घूम हो गई। वेयरहाउस पहले मेटल बाइनक्स की रोज से भरा हुआ था, लेकिन अब उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा सा वेयरहाउस खाली था, केवल जमीन पर दो बड़े गहरे गड्ढे थे। डायरेक्टर जनरल, मुझे सच में नहीं पता क्या हो रहा है। यहां जो कंपेनियन बीस्ट्स तैनात किए गए थे वे अभी भी वहां हैं। कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुई? कल तो मैंने उन्हें ऑब्जर्वेशन होल से देखा था। प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स तो यहां थे। अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। वो जानता था कि वो बड़ी मुसीबत में है। ये प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स एसआईबी के पूरे एसेट्स कहे जा सकते थे। अब जब 1000 से ज्यादा बॉक्सेस गायब हो गए थे तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। महमूद का चेहरा गहरे गुस्से में तमतमा रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। उसका शरीर किसी शैडो की तरह मूव हुआ और वो वेयरहाउस में एंटर होते हुए गहरे गड्ढे में कूद पड़ा। इतना ही नहीं, उसकी उंगली से एक स्वॉर्ड बीम भी निकली जो गड्ढे में पड़े मलबे को चीरती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने रिएक्ट किया और उसके बाद महमूद का पीछा किया। जब वो महमूद के पास पहुंचा तो जो सीन उसके सामने था वो उसे हैरान कर गया। मैसिव अंडरग्राउंड प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन में किसी ने इतनी बड़ी जगह खोदी थी कि ये लगता था जैसे पहाड़ को पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो। केवल कुछ रॉक्स ऊपर की लेयर को सहारा दे रही थी, जबकि प्राइमोर्डियल क्रिस्टल और एस गायब थे। ये एरिया ऑब्वियसली उनका एक्सप्लोर किया हुआ था और ये वो एरिया था जहां सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स थे नहीं। ये नामुमकिन है फ्लोर को कोलैप्स होते हुए और रॉक्स ऊपर से गिरती हुई देख अर्जुन जमसा गया। इस तरह का बड़ा एंडेवर कम से कम 1 साल ले सकता था अगर वो इपिक एक्सपर्ट्स को माइनर बनाने के लिए भी रिक्रूट करता। हालांकि अगर कोई सच में इतने लंबे समय तक खुदाई करने के लिए पूरी तरह से जुट जाता तो ये इम्पॉसिबल था कि उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। डायरेक्टर जनरल, मैं सच में कुछ नहीं जानता। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये एक टेरिबल डिसास्टर था। उसे नहीं पता था महमूद उससे कैसे निपटेगा। महमूद ने उसे नजरअंदाज किया और कोलैप्सिंग अंडरग्राउंड होल को ध्यान से देखता रहा। कुछ समय बाद महमूद अचानक मुंह खोलकर खून की उल्टी कर देता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। डायरेक्टर जनरल अर्जुन घबराकर आगे बढ़ा और उसने जल्दी से महमूद को सहारा दिया। इस बीच आंशु पहले ही डोंट क्राई वैली से बाहर जा चुका था। उसने पहले तो चाहा था कि टायरेंट बेहेमोथ और ज्यादा खा ले और प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन को खाली कर दें। हालांकि उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जैसे जैसे टायरेंट बेहेमोथ खा रहा था वो इवोल्व होने के साइंस दिखा रहा था। आंशु को डर था कि अगर माइन में ही ये इवोल्व होने लेगा और क्योंकि वो टायरेंट बेहेमोथ की तरह ड्रिल नहीं कर सकता था तो वो फंस जाएगा। इसलिए उसने केवल टायरेंट बेहेमोथ से कहा कि वो उसे फिर से बाहर निकाल दें।
कुछ समय बाद जब वो बैम्बू फॉरेस्ट में दाखिल ही हुआ था तो टायरेंट बेहेमोथ का इवोल्यूशन शुरू हो गया। उसने बहुत सारे प्राइमर्डियल क्रिस्टल खा लिए थे और उसका शरीर लगातार क्रिस्टलाइन लाइट एमिट कर रहा था, जिससे वो फिर से एक कंपेनियन एक स्टेट में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।